नमस्कार, मैं रविश कुमार। ऐसा प्रचंड नतीजा आया है कि राजनीति को लेकर सभी पुरानी समझ और पीएचडी फिलहाल निरस्त या स्थगित हो गई है। बीजेपी की इस जीत ने राजनीति की नई किताब हाथ में थमा दी है, जिसे शुरू से पढ़ना होगा। कई स्तरों पर तो मैं खुद पूरी तरह से गलत साबित हुआ। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार इतनी साफ बहुमत से सत्ता में आ रही है। पहली बार कांग्रेस के साथ गैर कांग्रेस की राजनीति करने वाली तीसरे मोर्चे की पार्टियों की राष्ट्रीय भूमिका स्थगित हो गई है। पहली बार कांग्रेस को इतनी कम सीटें मिली है कि उसे विपक्ष की मान्यता तक नहीं मिलेगी। यह कुछ ऐसा है जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद बीजेपी को 2 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 404, 30 सीटें लेकर तब संसद में टीडीपी दूसरे नंबर की पार्टी थी। 30 साल बाद बीजेपी को अकेले 283, एनडीए को 303 से भी बहुत ज्यादा सीटें अभी मिल रही हैं। कई सीटों के नतीजे आने बाकी हैं और कांग्रेस 45 सीटों पर सिमट गई है। राजनीति का चक्र दोबारा से घूमा है। बीजेपी तो इस नतीजे का ऐलान करके ही चुनाव में निकली थी। उसके सारे नेता शुरू से यही कहते रहे और अंत भी उनके कहे के अनुसार हुआ। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में पूरी तरह से अखिल भारतीय पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। जो भी नतीजा आया है उसमें लहर तो है, मगर यह तभी संभव हुआ जब सभी जातियां, सभी समाज और क्षेत्र के लोग समान रूप से अपने अपने पुराने दलों को छोड़ बीजेपी की तरफ आए हैं। उत्तर प्रदेश में नया पॉलिटिकल मास्टर आया है, जिसने मायावती से लेकर मुलायम तमाम घाघ नेताओं को उनके ही घर में मात दी है। गुजरात से किसी राजनीतिक भूमिका में पहली बार यूपी आए अमित शाह यूपी में बीजेपी को 70 से भी ज्यादा सीटों पर कामयाबी दिला देंगे, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। आप इसे इंजीनियरिंग कहें, केमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी, लेकिन अमित शाह ने उत्तर प्रदेश पर भगवा परचम लहरा दिया। सब मोदी को रोक रहे थे, मोदी ने सबको रोक दिया। यूपी में अमित शाह से बड़ा नेता कोई नहीं है इस वक्त। चुपचाप यानी साइलेंट के नाम पर मैदान में उतरी बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली है। वो यूपी में 0 हो गई है और लोकसभा में उसका प्रतिनिधित्व समाप्त हो गया है, जबकि उसे करीब 20% वोट मिले हैं। इससे कम प्रतिशत पर 2009 में बीजेपी को 10 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी को यूपी में 44% मत मिले हैं, जो 2009 की तुलना में 26% से भी ज्यादा हैं। सपा को 5 सीटें मिली हैं और कांग्रेस को 2। ये सातों सीटें पारिवारिक हैं, मुलायम और गांधी परिवार। बिहार में बीजेपी के शाहनवाज हुसैन और आरजेडी के रघुवंश प्रसाद सिंह हार गए हैं। मधेपुरा से शरद यादव भी, रामविलास पासवान, चिराग पासवान, राजीव प्रताप रूडी, आरके सिंह, रामकृपाल यादव, राधा मोहन सिंह, शत्रुघ्न सिन्हा सब जीत गए हैं। मीसा यादव, राबड़ी देवी दोनों हार गए। जेडीयू को सिर्फ 2 सीटें मिली हैं, आरजेडी को 8, जबकि बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को 31 सीटें मिली हैं। कई राज्यों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान में 100% सीटें बीजेपी ने जीत ली है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड में 100% तो नहीं है, मगर स्ट्राइक रेट 95% से भी ज्यादा है। सिर्फ 3 राज्य हैं जहां 3 क्षेत्रीय दलों का प्रदर्शन बेहतर रहा है। बंगाल में तृणमूल को 34, तमिलनाडु में जयललिता ने 39 में से 37 सीटें हासिल की हैं। बीजेपी का यहां पहली बार खाता खुला है। कन्याकुमारी में बीजेपी पहुंच गई है। यूपी में बीएसपी तो, तमिलनाडु में डीएमके 0, उड़ीसा में नवीन पटनायक का जादू बना रहा। चौथी बार नवीन पटनायक की सरकार बनने जा रही है। विधानसभा में लोकसभा की 21 में से 17 सीटें पर बीजेडी और विधानसभा के 147 में से 111 सीटों पर बीजू जनता दल ने जीत हासिल की है। एक बड़ी कामयाबी उड़ीसा से। आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो कुछ नहीं कर पाई, मगर पंजाब में 4 सीटें मिल गई हैं। इस प्रचंडतम लहर में भी यहां अमृतसर से अरुण जेटली चुनाव हार गए। पंजाब में अकाली बीजेपी फिर भी 6 सीटें हासिल करने में कामयाब रही। आम आदमी पार्टी को यहां 4 सीटें मिली हैं। पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, संगरूर और फरीदकोट पर आपके उम्मीदवार जीते हैं। बाकी राज्यों में योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर, कुमार विश्वास, मीरा सन्याल, शाजिया इल्मी की जमानत जब्त हो गई है। जबकि पंजाब में आपको 25% मत मिले हैं। दिल्ली से एक भी सीट नहीं मिली है, मगर मतों का प्रतिशत विधानसभा में 29 के मुकाबले 33 हो गया है। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी भी नहीं बनी। दिल्ली में बीजेपी का मत प्रतिशत विधानसभा के मुकाबले 34% के मुकाबले 46 हो गया है और 7 सीटों पर बीजेपी जीती है। वडोदरा से नरेंद्र मोदी ने नया चुनावी रिकॉर्ड बना दिया है। वो 5,70,128 मतों से जीते हैं। इससे पहले 2004 में सीपीएम के अनिल बसु को आरामबाग से, जो पश्चिम बंगाल से खड़े हुए थे, 5,92,502 वोट मिले थे। 1991 में 5 लाख वाले क्लब में नरसिम्हा राव नांदयाल से जीते थे 5.8 लाख मतों से, और 79 में रामविलास पासवान
के मतों से जीते थे हाजीपुर से। तो 543 सीटों के नतीजों का विश्लेषण अनगिनत प्रकार से होता रहेगा। जानकार अब इसमें जुट जाएंगे और नरेंद्र मोदी सरकार बनाने में गठबंधन की राजनीति का दौर लगभग समाप्त हो चुका है। नरेंद्र मोदी पिछले कई दशकों की राजनीति में सर्वमान्य नेता के रूप में उभरे हैं। बीजेपी को बनाने के लिए सरकार मिली है और कांग्रेस को संगठन। राजनाथ सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे विनम्र रहें, शालीन रहें, मगर जश्न जमकर मनाएं। तो हम आज बात करेंगे, हमारे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव साहब हैं, नेता बीजेपी के मनीष सिसोदिया हैं, आम आदमी पार्टी के शकील अहमद साहब हैं, कांग्रेस पार्टी से केसी त्यागी जी जेडीयू से हैं, सीपी राय और शेषाद्रिचारी जी जुड़ते रहेंगे। जीवीएल आपसे ही आज आपका दिन है, आपकी समझ कितनी टूटी राजनीति के प्रति? अब देखिए, जो जिस प्रकार की पहले से हमको ये अंदाज था बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, पर लेकिन जो मेरा जो पूर्वानुमान है उससे भी काफी आगे निकल गया। उम्मीद थी हमें, वो चाहत थी, लेकिन जो संख्या जो हम जोड़ रहे थे उसमें लगा 200 303 305 तक एनडीए समझ जाएगी। पर जिस प्रकार की बहुमत मिला है, जिस प्रकार की संख्या जो मिले हैं, ये आई थिंक जितना मोदी जी मांग रहे थे 300 से अधिक कमल हमको जीत के भेजो, जनता से जो उन्होंने जो गुजारिश किया है, जनता ने उनकी बात सुनी है। लोगों ने कमल के साथ तालाब भी दे दिया कि ये भी ले जाइए आप संसद में। यदि किसी को भरोसा है इस तरह के नतीजे पर, तो मोदी जी को थी। मोदी जी को खुद मोदी जी को आइडिया अंदाज था कि जो इस प्रकार जो जनादेश जो मिलने वाला है अभूतपूर्व होगा, मेरे जो आंकलन है इससे भी कई अधिक होगा, उस तरह की भरोसा उनको थी। और लेकिन तो इसलिए मोदी जी को पुल, क्योंकि वो 400 से ज्यादा अधिक सभाएं पूरे देश भर में किए थे, वो जनता के साथ उनका रूबरू लगातार पिछले 4 महीने। उत्तर प्रदेश में ऐसा होगा 70, ईमानदारी से मैं जानना चाहता हूं कि मुझे एक अंदाजा था कि अगर बसपा अपना कोर वोट बैंक रखती है तो इतनी सीटें नहीं आएंगी, 50-40 हो सकता है। अगर उसमें टूट जाता है तो वो 70 तक जा सकती है। और जो भी है, लेकिन अमित शाह ने एक बड़ा काम उत्तर प्रदेश में इन 2 धुरंधरों को तो हरा कर दिखाया। चुनाव में ही हम हार जीत की बात करते हैं, कम से कम इस चुनाव में तो उन्होंने दिखाई दिया। लेकिन ये बदलाव इस तरह से, खासकर जिस तरह मुस्लिम मतों का भी बिखराव हुआ है, वो अलग बात है, बिखरने से ही किसी को फायदा होता है। लेकिन यूपी में आपको लगा था कि आप 70 से पार कर जाएंगे, 73। मैं आपको ईमानदार से मैं आपको समाधान, इसका जवाब दूंगा। देखिए, इस बार जनता जाति के आधार पर नहीं, जाति से उठकर कैसे विकास के लिए नहीं, क्योंकि जो मोदी जी अपने आप को पिछड़ा करके संबोधित कर रहे थे, जिस उत्तर प्रदेश में भाजपा ने खुद 35% वोट का जो बार है वो पार नहीं कर पाया, कभी भी 90 के दशक में भी नहीं कर पाया। लेकिन इस बार 40 के ऊपर आएगी, ये सबका अनुमान था, हमारा पोल का अनुमान था, आपके एनडीटीवी पोल में भी अनुमान था कि 40% से ज्यादा आएगी। लेकिन वो सीटों में तब्दील होते हुए 54-55 आएगी, हमारा ये आंकलन था। और लेकिन मैंने ये भी कहा था कि 3% यदि आगे पीछे हो, नीचे बीजेपी गिरेगी उत्तर प्रदेश में, ज्यादा से ज्यादा कम से कम 50 पर गिरेगी, ऊपर जाएगी तो 70-65 तक जा सकती है, ऐसा हमारा अनुमान था। उससे भी आगे निकल गया है। ये अभूतपूर्व विजय है। उत्तर प्रदेश और बिहार को दोनों आप मिलाकर जोड़ के देखें, 120 में से लगभग 105 सीट बीजेपी को आ रही है। बीजेपी और को 2-4 एलाइंस को मिलकर वहां बिहार में यहां सबसे ज्यादा 90% से भी ज्यादा, आप ज्यादा गणित वाले हैं, स्ट्राइक रेट है बीजेपी का। जहां हमको दोनों राज्यों जहां वो दोनों मुलायम कहते थे ये मोदी कौन है यूपी में कोई नहीं जानता है, और नीतीश भी कहते थे, लेकिन 100 से ज्यादा सीटें दोनों जगह पे। और तो सिर्फ पिछले चुनाव में ये गठबंधन के बावजूद बीजेपी के पास मात्र 12 थे वहां से, बिहार से, और 10 सीटें थे। सो लगभग 80 सीटों का इजाफा मोदी जी ने सिर्फ 2 राज्यों में किया है। आप असम, उड़ीसा, हरियाणा, जो अलग अलग राज्य है जहां भाजपा ट्रेडिशनली एक स्ट्रांग पार्टी नहीं थी। तो मैं इसलिए ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी का नेतृत्व का फायदा इन सारे राज्यों में भाजपा को मिला है। अलग यदि वो सिर्फ पार्टीगत आधार पर चुनाव होता तो नहीं मिलता इतना संख्या में। कोई अमित शाह ने जो भी एक वहां पर राजनीतिक संगठित रूप से बहुत बढ़िया काम किया है। उसका तो एक, वो भी गुजरात से जाकर वो पहली बार जा रहे, राजनीतिक भूमिका में पहली बार वो वैसे गए होंगे, मुझे इसका अंदाजा नहीं है। राजनीतिक भूमिका में जाकर वो इस तरह का जो भी है।
शकील अहमद साहब, मजाक में हमारे एक सहयोगी कह रहे थे कि जितनी उम्र राहुल गांधी की है उसी के आसपास कांग्रेस को सीट मिली है। आपने जीवीएल साहब जिस तरह से ये लगा रखा है, इन्होंने कमल का चुनाव चिन्ह, आप लोगों ने देरी से लगाया ये हाथ का, तो अगर आप इन्हीं की रणनीति, क्योंकि बीजेपी आपकी भी रणनीति को बहुत फॉलो कर रही थी तेजी से, अगर आप समय से करते तो एक आरोप लगा कि आपने विपक्ष की भूमिका निभाने में एक राजनीतिक शून्यता छोड़ी जिसका लाभ बीजेपी को मिला है। इस सवाल का जवाब और साथ में कि क्या राष्ट्रीय स्तर पर अब गठबंधन की राजनीति समाप्त हो गई? नहीं, ये कहना मैं समझता हूं कि समय से पूर्व है, इसलिए कि आपको याद होगा कि 84 में हम लोगों को 400 सीटें मिली थी और उसके बाद 89 में हम 190 पे पहुंच गए थे और उसके बाद से लगातार गठबंधन की राजनीति देश में चल रही थी। अभी भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत अपने बलबूते पर मिला है और भाजपा के नेता वहां ठीक कह रहे थे कि न हम हारने वाले हैं, हमको ये उम्मीद थी कि हमारी सीटें इतनी कम आएगी और न जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी को इतनी उम्मीद थी, क्योंकि उनके किसी नेता ने मोदी जी जो कहते होंगे 300 भेज दीजिए या 400 भेज दीजिए, लेकिन कभी दावा ये नहीं किया कि बीजेपी को अपने बलबूते पर मेजॉरिटी हो जाएगी। वो हमेशा कहते रहे कि यूपीए पर उनका टारगेट था 272 का टारगेट था। हाँ, बिल्कुल मिशन 272 वो कहते थे, लेकिन एनडीए के साथियों के साथ कहते थे, बीजेपी अकेले के लिए नहीं कहते थे। ये बात सही है कि उनकी अपेक्षा से ज्यादा उनके सीटें मिली हैं, ये बात सही है, उस बात को स्वीकार करने में किसी को ये नहीं होना चाहिए। लेकिन राजनीतिक दल की भूमिका होती है, हम समीक्षा करेंगे क्या कमी रह गई, हमारा कम्युनिकेशन गैप रह गया, हम पर जो आरोप लगे हम उसको ठीक से रिवर्ट नहीं कर पाए, और भी बातें हैं। जब बैठेंगे पार्टी, मेरा एक सवाल है शकील जी, मेरा एक सवाल है कि इस चुनाव के नतीजों को आकांक्षाओं से, एस्पिरेशन से काफी जोड़ा गया। क्या आपको नहीं लगता, जिस तरह से अब गुजरात मॉडल को लेकर पक्ष विपक्ष में बहुत सारे बहस हैं, लेकिन मोदी इस बात का एक प्रतीक बनते जा रहे थे कि वो फैसले लेने में और काम करने में बहुत आगे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि सेकुलरिज्म के नाम पे जो तमाम दल जमा हुए थे, उनकी सरकारों का प्रदर्शन भले ही अच्छा हो, लेकिन वो ऊर्जा, वो गति वैसी नहीं है? अगर बिजली लानी है तो 5 साल तक योजना ही चल रही है। आपकी भी सरकार, जो कांग्रेस की जो सरकारें हैं, उनमें भी एक तरह से किलर इंस्टिंक्ट नहीं है कि हमें डेवलपमेंट इतना जोर से करना है और इतनी तेजी से करना है कि वो होता हुआ दिखे? देखिए, गुजरात के विकास पे मैं बहुत डिटेल बात नहीं करूंगा, आज समय भी नहीं है, आपको किसी को अच्छा भी नहीं लगेगा, जीतने वालों को कुछ तारीफ करनी चाहिए। लेकिन गुजरात विकास के मामले पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की कमेटी की रिपोर्ट है कि देश में 12वें नंबर पर अलग बात है। नहीं, मैंने जैसा कहा इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में 11वें नंबर पर, इसीलिए मैंने कहा कि मैं उस पर अभी नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, मोटा मोटी आज कहना नहीं चाहिए मगर आपने छेड़ दिया है तो मैं कह देता हूँ कि जो केजरीवाल साहब ने दिल्ली में किया था वही कमोबेश नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में किया है। केजरीवाल साहब को जो दिल्ली के लोगों को निराशा हुई वो आपके हमारे सामने में है। मैं उम्मीद करता हूं कि देश के लोगों को निराशा ना हो, क्योंकि भाजपा का एक नारा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। हम लोगों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अच्छे दिन तो आ गए। देश की जनता को कि अच्छे दिन आएंगे या नहीं आएंगे, मैं अभी अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी की रैली हो रही है, मैं वहां जाना चाहता हूं। मैं ये चाह रहा था कि मेरा सवाल ये था कि आप जो बाकी जो सरकारें हैं, चाहे वो मुलायम की हों, चाहे नीतीश की हों, या फिर आपके अन्य राज्यों में हिमाचल है या उत्तराखंड है या कर्नाटक, उसको भी बेहतरीन प्रदर्शन करना पड़ेगा काम के पैमाने पे। मतलब ढीले ढाले तरीके से 15 साल में अगर आप कुछ अच्छा कर दें 10 काम, अब ये समय आ गया है कि 5 महीने में ही आप 15 साल का काम करके दिखा दें। तो एक शायद ऐसी आकांक्षा। काम तो हमने दिल्ली में बहुत किया था, हम दिल्ली हार गए। काम हरियाणा में बहुत हुआ है, हमारे जो दुश्मन भी है राजनीतिक वो भी स्वीकार करते हैं कि हरियाणा में बेतरह काम हुआ है, लेकिन उससे वोट नहीं हुए फिर भी आपके काम को लोग याद रखते हैं। पर वो एक भ्रष्टाचार का टैग लगा था। गुजरात में नहीं हुआ है, मैं बता रहा था आपको। स्वास्थ्य के मामले में गुजरात 17वें नंबर पर है, शिक्षा के मामले में 14वें नंबर पर है देश में। लेकिन एक पैकेजिंग की गई जिसका हम लोग मुकाबला नहीं कर सके, और भी कारण है। आपको करना चाहिए था, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने आपको 1 साल का मौका दिया था। ऐसा तो नहीं था शकील जी की चुनाव अचानक हो गया। 1 साल पहले से वो घंटों रैलियां करते थे। इसीलिए क्या कारण थे, क्या हम क्यों कनेक्ट नहीं कर पाए? थोड़ा सा हम इजाजत चाहते हैं।
कि आज नरेंद्र मोदी का दिन है, वो अहमदाबाद में बोल रहे हैं। थोड़ा सा सुन लेते हैं हम। 10 से 11 के हिस्से में इनके वडोदरा का भाषण जरूर दिखाएंगे, पर सुन लेते हैं अभी वो क्या कह रहे हैं। जी, बहुत धन्यवाद। कि मोदी जो गुजरात मॉडल की बात करता है वो गुब्बारा है। उनको पसंद आए या ना आए, मजबूरन सही, लेकिन बोलना पड़ता था तो डेवलपमेंट पर ही। नेगेटिव बोलना है तो ये बोलना पड़ता था कि मोदी कहता है कि इतने गांव में पानी पहुंचा, तो दूसरा कहता था नहीं उस राज्य में इतने गांव में पहुंचा है, इस राज्य से वो राज्य अच्छा है। भले जो भी कहा, लेकिन कहना तो पड़ा डेवलपमेंट पर। भाइयों बहनों, जो लोग मेरी आलोचना करते थे उनको भी पता नहीं चला कि मोदी एक ऐसा जादूगर है। उनको भी जाने अनजाने में उसी एजेंडा पर ला करके मैंने खड़ा कर दिया था जिसमें उनको डेवलपमेंट पे बोलना पड़ता था। कुछ लोग वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप जो मोदी को नीचा दिखाना चाहते थे, वे लगातार हिंदुस्तान में चुनाव चल रहा था दिल्ली सरकार का। दिल्ली सरकार की कमियों पर एक भी कार्यक्रम हिंदुस्तान में किसी टीवी पर देखा नहीं मैंने। लेकिन गुजरात में क्या कमी है? रिवर फ्रंट में अभी वहां कूड़ा कचरा किस कोने में पड़ा हुआ है? मोदी कहता है बिजली का क्या? इस पर सारी डिबेट चली है। भाइयों बहनों, मुझे गर्व है इस बात का कि देश की जनता ने इन सारी डिबेट में से इस बात को पकड़ा है कि डेवलपमेंट एक ही एजेंडा है जो देश को बचा सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, जो वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप मोदी का नुकसान करना चाहते थे, उनको भी जाने अनजाने भले गुजरात की नेगेटिव बातें बताई, लेकिन बात तो डेवलपमेंट की ही बतानी पड़ी थी। ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। आमतौर पर चुनाव में सत्ता दल एजेंडा सेट करता है। पहली बार चुनाव का एजेंडा बीजेपी ने सेट किया और कांग्रेस को आखिर तक पता नहीं चला कि इसको रिस्पॉन्ड करे कि रिएक्ट करे। अपनी दही को कौन मीठा कहे, दही खट्टी नहीं खट्टा, हाँ कौन मीठा कहे। लेकिन आज कहने का मन करता है कि हमारी प्रोडक्शन टीम ने ये सब बड़ा अच्छा बनाया है। ग्राफिक्स, एनिमेशन वगैरह वगैरह। केसी त्यागी जी, हमसे आपसे एक सवाल जानना चाहते हैं, छोड़िए सारा विश्लेषण। समाजवादी / क्षेत्रीय दलों का भविष्य अब बहुत अंधकारमय है, समाप्त हो गया। उनकी भूमिका एक तरह से एक नेगेटिव पॉलिटिक्स के रूप में देखी गई। राष्ट्रीय राजनीति में वे एक खलनायक के रूप में पेश किए गए और नकार दिए गए यहां से वहां तक। चुनिंदा अपवादों को छोड़ दें तो जो सफलताएं होती हैं उनके पंख होते हैं और असफलताओं के पैर भी नहीं होते हैं। तो आज ये सफलताओं के पंखों के उड़ने के दिन हैं। मैंने रवीश अभी आपका सारा विश्लेषण सुना और मैं 4 मसीहाओं के संक्षेप में, विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं 1971 का मिसेस गांधी का मुझे चुनाव याद है। 1973 आते आते अहमदाबाद में और पटना में सड़कें गर्म हो गई थी। एस्पिरेशंस थी जैसी आज मोदी जी से हैं। जनता पार्टी की सरकार आई, उससे बहुत एस्पिरेशंस थी, इंदिरा जी से भी ज्यादा। 78 आते आते सड़कें जो हैं हम लोगों के खिलाफ आग उगलने लगी।
उसके प्रतिरोध में फिर मिसेस गांधी आती हैं। समूचा उत्तर भारत पंजाब की घटनाओं को लेकर खूनी हो चुका था और दुर्भाग्यपूर्ण फिर हत्या हुई इंदिरा जी की। और सबसे ज्यादा एस्पिरेशंस राजीव गांधी जी से आई थी कि एक नया आदमी है नेहरू परिवार का और पता नहीं क्या क्या उनके राजकाज में होगा, आप शुरू हुआ था वगैरह वगैरह। आपके बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि आप भारतीय राजनीति के त्यागी अंकल हैं जी। तो आप इतिहास पृष्ठभूमि अच्छा बताते हैं, लेकिन उन आशंकाओं को छोड़िए जो अभी एक प्रवृत्ति चल रही है। ठीक है कि आप हो सकता है कि भविष्य में उभर कर चले आए 20 मोदी साल जी तक। पे आ रहा था, लेकिन आ जाइए जल्दी आ जाइए इस पे। मोदी जी पे आना चाहता हूं। और आज हाँ मैं जनता के फैसले का स्वागत करता हूं। मैं मानता हूं जनता कभी गलत फैसले नहीं करती है, लेकिन रघुवंश बाबू को और शरद यादव को, जिन दो लोगों को हराया है, जिन लोगों ने उन पर 2-2 दर्जन हत्याओं के, कत्ल के, और पप्पू यादव तो एक सीपीएम के एमएलए को मार करके उम्र कैद की सजा काट चुके हैं। तो ये लोकतंत्र भी है, ये जनता का फैसला भी है। और ये जो एस्पिरेशंस हुई हैं, ये आस्थाएं नहीं है, एस्पिरेशंस हुई हैं। और उसकी वजह ये भी है कि वैक्यूम बहुत बड़ा था। और मैं शकील अहमद साहब से बहुत माफी के साथ कहना चाहता हूं कि जो आपका नायक था, ना वो सपने दिखाता था, ना सपने बेचता था। प्रणब बाबू भी अगर उसकी जगह होते तो आज ये शायद कांग्रेस पार्टी की ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। इसलिए जब सपने दिखाए हैं नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने एक काम बहुत होशियारी से किया जो आप भी अपने वक्तव्यों में कहते थे, और नरेंद्र मोदी जी उसका जिक्र किया, इसलिए मैं जिक्र करना चाहता हूं। वो घुमा फिरा करके हर बार लड़ाई को अपने अखाड़े में ले आते थे। आप क्यों चले जाते अच्छा खिलाड़ी वो है जो भाई वो नेता है, दूसरे पहलवान को अपने अखाड़े में ले आए। क्षेत्रीय दल अच्छा, मैं क्षेत्रीय दलों पे बात कर रहा हूं। अभी नरेंद्र मोदी छोड़ देते हैं, बहुत विश्लेषण हो गया है। मैं क्षेत्रीय दल बीएसपी एक तरह से इस चुनाव में समाप्त हो जाती है, डीएमके समाप्त हो रही है ना, और आरएलडी समाप्त हो जाती है। आपके उत्तर प्रदेश से 2 ऐसे दल हैं जो पूरी तरह से समाप्त हो गए। लेकिन अन्ना डीएमके, तृणमूल कांग्रेस और बिजू जनता दल ये ट्रेंड के बावजूद अपने पैर को वो मजबूत कर रही, संभाल पाए। तो जेडीयू क्यों फेल हुई है? कहीं ना कहीं जेडीयू बड़ी फेल हुआ है। एक छोटा अभी ब्रेक थोड़ा ज्यादा हो गया। जेडीयू नहीं, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। हाँ, जेडीयू मायावती की पार्टी और श्री मुलायम सिंह यादव जी की समाजवादी पार्टी जब तक जिंदा रहेंगी, जब तक समाज में असमानता रहेगी। इनके काम करने के तरीके से किसी को ऐतराज हो सकता है। इस बार के चुनाव में इनकी हार हो सकती है। मैंने सभी स्तंभकारों को मायावती की जब जीत हुई है उसकी केमिस्ट्री पर चर्चा करते देखा है, अखिलेश यादव के कसीदे पढ़ते देखा है, और नीतीश कुमार तो सारे मीडिया का डार्लिंग था। ऐसा नहीं है, समाज में असमानता है, कटता है, इसलिए मैंने कहा कि बराबरी है, और इस जब वक्त तक रहेगी। लोहिया ने टेलीविजन स्टूडियो में जाने वाले भारतीय राजनीति के त्यागी अंकल हैं। तो और ये अच्छा है कि हमारे बीच ऐसे भी नेता हैं। और आपने जो रघुवंश प्रसाद सिंह की बात कही, इस बात का मुझे भी बहुत हैरानी है कि रघुवंश प्रसाद सिंह जैसा सांसद, जो अपने सांसद होने की जिम्मेदारी सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ वही काम करता और निभाता है। और उन्होंने एक बात मुझसे कही थी कि वो कभी भी नई दिल्ली स्टेशन और शरद यादव का मुझे पता नहीं है, नई दिल्ली स्टेशन और हवाई अड्डे के अलावा इस दिल्ली में कहीं और नहीं जाते। वो दिन भर पार्लियामेंट का काम करते हैं। खैर वो हार गए, कोई बात नहीं। हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हम आते हैं। सीपी राय साहब हमारे साथ बने हुए हैं। आज शाहनवाज हुसैन भी हारे हैं, अरुण जेटली भी हारे हैं। इसी लहर में ये चीजें हो जाती हैं दाएं बाएं। लेकिन हम ब्रेक के बाद लौटेंगे तो और इन चुनावों के नतीजों पर हम बात ही करें। आप देख रहे हैं इंडिया का फैसला 2014।